बीट्स भी सुपरपोजिशन की घटना का परिणाम या कहें तो सुपरपोजिशन की घटना का एक परिणाम है। सुपरपोजिशन से तीन संभावनाएं उत्पन्न होती हैं: स्थिर तरंग, बीट्स और इंटरफेरेंस। अब हम बीट्स की इस प्रक्रिया या घटना को विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये घटना इंटरफेरेंस जैसी है, लेकिन ये केवल तब होती है जब दोनों तरंगों की आवृत्तियां अलग-अलग होती हैं। जब दो तरंगें अलग-अलग आवृत्तियों के साथ सुपरइम्पोज होती हैं, तो परिणामी तीव्रता समय के साथ बदलती रहती है। इंटरफेरेंस प्रक्रिया में इसका पूरा नाम इंटरफेरेंस इन स्पेस है। वहाँ हम पाते हैं कि परिणामी तीव्रता या आयाम दूरी के साथ बदलता है, लेकिन यहाँ इस मामले में जब हम बीट्स की घटना का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको यह जानना चाहिए कि परिणामी तीव्रता समय के साथ बदलती रहेगी। इसका मतलब है कि आप अपनी जगह नहीं बदलते, आप वहीं खड़े रहते हैं जहां आप हैं, लेकिन उसी स्थान पर तीव्रता समय के साथ बदलती रहेगी। और इंटरफेरेंस में तीव्रता में अंतर महसूस करने के लिए आपको बाएं या दाएं, आगे या पीछे चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको अपनी जगह बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें उतार चढ़ाव का अनुभव करेंगे। तीव्रता में समय के साथ दो तरंगों के अधिरोपण और तीव्रता में इस उतार चढ़ाव की घटना को बीट्स की घटना कहा जाता है। बीट आवृत्ति का अर्थ केवल ये है कि यह उतार चढ़ाव कितनी बार हुआ, यानी एक सेकंड में कितनी बार यह अधिकतम या न्यूनतम हुआ, उसे ही बीट आवृत्ति कहते हैं। बीट आवृत्ति गणितीय रूप से जब हम गणितीय प्रक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं, तो अंततः हमें पता चलता है कि बीट आवृत्ति यहाँ दोनों आवृत्तियों के परासांख्यिक अंतर के बराबर होती है। हमें यह विशेष रूप से तय करने की आवश्यकता नहीं है कि हम इसे n1 से घटाएंगे या n2 से। जो भी आवृत्ति अधिक है, उसमें से दूसरी आवृत्ति को घटाना होता है। ये बीट आवृत्ति ज्ञात करने की मूल विधि है। बीट आवृत्ति का अध्ययन करते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण जिससे हम परिचित होते हैं, वह है ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क में, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें दो कांटे होते हैं। इन्हें प्रोंग्स कांटे कहा जाता है और इसे स्टेम डंठल कहा जाता है। अगर आप इसे इस तरह पकड़ते हैं, इस ट्यूनिंग फोर्क को पकड़ते हैं, तो स्टेम पकड़ा जाएगा, जो अपने आप में लंबवत है। लेकिन अगर इसे इस तरह से पकड़ा जाए तो अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव शुरू हो जाएगी। इस स्टेम में अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न हो गई हैं, लेकिन जब यह स्टेम ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे कि ये चारों कांटे एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जब स्टेम ऊपर गया है तो कांटे एक दूसरे से दूर हो गए हैं। जब यह चरण अपनी स्थिति को पुनः स्थापित करने का प्रयास करता है, तो प्रोंग पुनः वापस आने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ है कि स्टेम ऊर्ध्वाधर रूप से दोलन कर रहा है और प्रोंग क्षैतिज रूप से दोलन कर रहे हैं। यह अपने आप में बहुत रोचक है। आप देखिए, यह अद्वितीय प्रकृति का है कि एक ही उपकरण में दो दोलन हो रहे हैं। स्टेम ऊर्ध्वाधर रूप से दोलन कर रहा है और ट्यूनिंग कांटे क्षैतिज रूप से दोलन कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि दोनों लंबवत दोलन कर रहे हैं। विमान। फिर यदि आप प्रोंग्स पर कुछ वैक्स लगाते हैं, वैक्स का मतलब है कि आपने उन्हें भारी बना दिया है, जाहिर है कि आवृत्ति कम हो जाएगी। ट्यूनिंग फोर्क की आवृत्ति को कम करने के लिए प्रोंग्स पर वैक्स लगाना आवश्यक है। यदि आप फाइलिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं, फाइलिंग या वेनिंग भी, कभी कभी इसका नाम वेनिंग भी होता है, WANING। इसका मतलब है फाइल करना, इस तरह रगड़ना, इसे फाइलिंग कहते हैं। अगर प्रोंग्स को फाइल किया जाए तो आवृत्ति बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको इस ट्यूनिंग फोर्क के बारे में दो बातें बताई हैं। वास्तव में यह आवृत्ति उत्पन्न करने का एक बहुत ही सरल तरीका है। यहाँ जो आवृत्ति उत्पन्न होती है उसे मानक आवृत्ति कहा जाता है। हमारे पास यहाँ आवृत्ति को नियंत्रित करने के तरीके भी हैं। आवृत्ति बढ़ाने के लिए फाइलिंग की विधि अपनाई जाती है और आवृत्ति घटाने के लिए वैक्सिंग की विधि अपनाई जाती है।
तो सारणीबद्ध रूप में हमने बस यह संकेत दिया है कि बीट आवृत्ति कैसे बढ़ सकती है, घट सकती है या यह पूरी तरह से गायब भी हो सकती है, ये भी इस तालिका में दिया गया है। आप देखिए, ट्यूनिंग फोर्क की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। इसे सबसे शुद्ध स्वर के स्रोतों में से एक माना जाता है, क्योंकि उच्च डैम्पिंग के कारण ओवरटोन बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। जब ट्यूनिंग फोर्क की मदद से तरंग उत्पन्न की जाती है तो वह हमेशा एक शुद्ध स्वर ही होगी, और इसके अलावा जो आवृत्ति उत्पन्न होती है वह अधिकतर लगभग 1000 के आसपास होती है, थोड़ा अधिक या थोड़ा कम। सबसे बढ़कर जब यह सवाल आता है कि यह इतना महत्वपूर्ण या प्रासंगिक क्यों है, तो इसका उत्तर सरल है कि इसका उपयोग अज्ञात कुछ उपकरणों की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए किया जाता है।